स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस कल जो है प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और है ना कैसे किस तरीके से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रियस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फिर उसके बाद है ना इस हमने हार्डनेस, सॉफ्टनेस, सोनोरिटी, ये सारी चीजें पढ़ी थी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीजें हमने एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में हमने डिफरेंसेस पढ़े कि किस तरीके से है ना मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस होता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जानेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है जो उस पर अप्लाई होती है मेटल पे, और है ना नॉन मेटल पे केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होती है। और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला आता है कि मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो याद रखना, नॉर्मली जब भी कोई मेटल, जिस ये एक तरह से हम समझ सकते हैं ये कोरोजन का ही एक पार्ट है, क्योंकि कोरोजन में भी एक ऑक्साइड ही बनता है, और ऑक्सीजन से कनेक्ट होना मतलब क्या हो गया, ऑक्साइड बनना। ठीक है। तो यहाँ पे मेटल जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑब्वियस है उस एयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, तो उससे रिएक्ट करके मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है। और याद रखना, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपन ने जैसे कि सेकंड चैप्टर पढ़ा है एसिड और बेस। हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, एसिड और बेस एंड इट्स सॉल्ट। ठीक है। तो हमने उसके अंदर पढ़ा था एसिड और बेस, तो वही चीज यहाँ पे आएगी। अगर कोई ऑक्साइड मेटल का होता है, अगर कोई मेटल का ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, तो वो बेसिक कहलाता है। याद रखना हमेशा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या लिखा है यहाँ पे कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जानने के लिए, क्योंकि बाय चांस तुम्हारे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम्हें कुछ ऐसे ऑक्साइड दे देंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, फिर CO2, फिर है ना और क्या बोल सकते हैं, NO2। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि, और फिर तुम्हें बोल देंगे कि पीएच के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालो। तो तुम्हें पता है पीएच के अंदर सब 0 से स्टार्ट होता है तो एसिडिटी होती है। फिर जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुंचते हैं तो 7 से पहले पहले तक वो एसिडिटी शो करता है लाइन, और 7 के बाद वाले सारे क्या होते हैं, 7 न्यूट्रल होते हैं, और उसके बाद वाले सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में बोले तो आपको क्या करना है, बेसिक नेचर वाले जो होंगे वो बाद में जाएंगे, बाद में रहेंगे, और एसिडिक नेचर वाले पहले रहेंगे। तो मेटल ऑक्साइड जब भी बनेगा, जैसे MgO, Na2O, ये मेटल के ऑक्साइड है, तो ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं, ये सब बाद में जाएंगे। जबकि CO2, NO2, N2O, ये सब क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे नॉन मेटल में। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये ध्यान में रखना। और यही रीजन है, ये बेसिक नेचर के होते हैं, और इसी कारण से ये रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू में। ये छोटी छोटी चीजें जानने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं जिसमें आपको नेम कुछ नहीं देंगे, सिर्फ है ना हवा में बातें करेंगे कि एक कंपाउंड हमने लिया, उसको वो जो है वो रेड है ना रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर रहा है, और फिर है ना उसको जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमें बी कंपाउंड मिला, और बी कंपाउंड से है ना जब हमने एक एयर मतलब एक गैस लिबरेट हुई जो कि सी थी। तो ऐसे ABC XYZ में बातें करेंगे और तुमसे पूछेंगे बताओ ABC क्या है, और रिएक्शन बताओ डेफिनेट सफिशिएंट एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सारे जो होते हैं ये हायर ऑर्डर स्किल वाले क्वेश्चंस होते हैं, थिंकिंग स्किल के। और तो इसलिए इनको ये छोटी छोटी चीजें अगर पता होगी तो तुम वहां पे दिमाग लगा पाओगे कि हाँ ये किसकी बात कर। अब अगर कोई बोल दे कि एक कहना कह रहे आपके सामने एक ए कंपाउंड है जो कि क्या है, बेसिक नेचर का है, एक ऑक्साइड है जो बेसिक नेचर का है, तो ऑब्वियस है वो मेटल ऑक्साइड होगा। तो पहला क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ए जो है वो होगा मेटल ऑक्साइड, है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं होगा। तो इस तरीके से दिमाग लगाना होता है। तो ये बेसिक्स क्लियर होंगे तभी तुम वो ABC वाले जो हॉर्स वाले क्वेश्चन है वो कर पाओगे। तो इसलिए ये चीजें जानना जरूरी। फिर
जैसे अब इन्होंने क्या किया है, कुछ मेटल्स के है ना कि रिएक्शन करवा के उनके कंपाउंड बता दिए। जैसे आप ये एग्जांपल के रूप में यूज कर सकते हो। तो अगर आप आपके है ना कि रिएक्शन बता रहे हो एग्जाम में कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, तो आप ऐसे एग्जांपल देके बता सकते हो। और इसको बैलेंस करना जरूरी है, वो भी इन्होंने करके बताया। Na+O2 गिव्स Na2O। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, Na को 4 कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, और इधर साइड 2Na2O होगा। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पोटेशियम मेटल का भी बोला है, वो K2O बनाता है, जैसे ये Na2O बनाया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो क्या बनाते हैं, जो ऑक्साइड नहीं बना के सबसे पहले वो अगर पानी में मतलब ऑक्साइड बना देते हैं, लेकिन बाद में जब उनको हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब यही मेटल ऑक्साइड जब है ना कह रहे वाटर में डिजोल्व होते हैं, और डिजोल्व होने के बाद ये क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल वही हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना कह रहे ऑक्साइड था, सोडियम ऑक्साइड Na2O, वो अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या देगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द मोस्ट ऑफ द मेटल oxides are insoluble in water, but some of metal oxides dissolve in water टू फॉर्म अल्कालीज। अल्कालीज मेटल करके मैंने आपको बताया था उधर ग्रुप में, है ना, कल पीरियोडिक टेबल में। तो वही चीज है कि ज्यादातर मेटल ऑक्साइड तो इनसॉल्युबल होते हैं, ये देखो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और उन एक्सेप्शन में कौन आते हैं, ये रहे। तो फिर यहाँ पे क्या है, तो इस हिसाब से सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो होते हैं वो, और वैसे भी हम जानते हैं, ये हमने पढ़ रखा है क्या, कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो उनके ऑक्साइड्स भी इजीली डिजोल्व हो पाते हैं। फिर हमने जब मैग्नीशियम, अब आगे मैग्नीशियम का भी हमने पढ़ा। मैग्नीशियम क्या कह रहा है कि वैसे तो ये नॉर्मली है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर उसको हीट किया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कब, जब हीट करे तो। ये सोडियम और वगैरह ये जो थे ये तो नॉर्मली भी रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऑक्साइड बना दिया ना डायरेक्ट, और ये हाइड्रोक्साइड भी बन गए। लेकिन मैग्नीशियम को जब हीट अप करेंगे तब भी वो होगा, वरना नॉर्मली वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, यही रीजन है कि जो हार्ड मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है, ये बहुत है ना कि ये इतनी जल्दी कोरोड नहीं होते, इनको टाइम लगता है। ठीक है, बहुत साल होते हैं तब जाके ये कोरोजन में आने लगता है, तो इसलिए इनका ऑक्साइड बनता है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका भी एक्सेप्शन है, कि जिस तरीके से है ना कि सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो उनके ऑक्साइड भी जल्दी करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है उस उन दोनों के कंपेरेटिवली थोड़ा लेस रिएक्टिव है, इस कारण से उसका जो ऑक्साइड है वो वाटर में इजीली पार्शियली डिजोल्व होता है, पूरा डिजोल्व नहीं हो पाता। इसलिए वो क्या बनाता है, एक बेस तैयार करता है जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, तो इसी तरीके से फिर आगे हमने एल्यूमिनियम का भी जाना। तो एल्यूमिनियम क्या बोल रहा है कि वो भी जब हम बर्न करते हैं तब भी वो ऐसा काम करता है, ये रहा, उसको भी हम बर्न करते हैं तब वो ऐसा काम करता है, और वो क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है, जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो अब तुम्हारे सामने मैं एसिड बेस में भी ये वर्ड लाया था, और यहाँ पे भी ये वर्ड आ गया है, तो मैं तुम्हें फिर से वो इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा अगर तुमने एसिड बेस में वो ढंग से नहीं सुना तो, कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो ऐसे ऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड ऐसे एलिमेंट है, ऐसे कंपाउंड है जो कि बोथ एसिड्स और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये Al2O3। Al2O3 जो है ये बेसिक की तरह काम भी करता है, और एसिड की तरह काम करता है, दोनों की तरह काम करता है ये। ठीक है, देखो लिखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। ठीक है, और देखो रिएक्शन भी क्या की है इसने, कि Al2O3 और +6HCl, तो ये एरो करके क्या बनाया इन्होंने, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, और H2O वाटर। बैलेंसिंग आनी चाहिए, ठीक है, वरना नहीं तो मैंने वीडियो तो डाल ही रखे, वहां पे देख लेना। फिर आगे क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड कैसे काम कर रहा है,
कि भाई यहाँ पे देखो क्या किया उसने, और यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड। ऊपर वाले में देखो बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा था। कैसे बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा था कि उसने क्या किया, एल ने है ना कह रहे इसको ऑक्साइड है ना कह रहे वो बना दिया, क्या बोलते हैं, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। HCl क्या था, एक एसिड था। तो यहाँ पे ये खुद कैसे काम कर रहा था, Al2O3 बेसिक। तो HCl एसिड था और खुद बेसिक था, दोनों कंबाइन हुए, क्या बना, एसिड प्लस बेसिक मिलके बने सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस केस में देखो ये बेसिक का काम कर रहा था, बेसिक ऑक्साइड, और इस केस में देखो NaOH, तो NaOH क्या है, बेस है, बेसिक है, तो यहाँ पे ये एसिड का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये हुआ ना कि मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ ये अपने आप को उसके अपोजिट की तरह काम करके क्या करता है, रिएक्शन करवाता है। तो इसलिए इसीलिए बोला जाता है ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो दोनों की तरह काम करें। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, दोज मेटल ऑक्साइड्स व्हिच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे एग्जांपल जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो अब जैसे आगे अगर हम देखते हैं आयरन मेटल। आयरन मेटल क्या है, तो आयरन जो है ये आपको है ना क्या पता चलेगा कि कभी कभी आयरन जो है, ये यहाँ देखो ये ब्रैकेट में जो इन्होंने आयरन ऑक्साइड के बीच में जो ब्रैकेट में लिखा है सेकंड और थर्ड, इसका मीनिंग पता है क्या है, कि कभी कभी आयरन ऑक्साइड जो है वो उसका मतलब आयरन ऑक्साइड का जो आयरन होता है उसकी वैलेंसी कभी कभी +2 दिखाती है और कभी कभी +3 भी होती है। Fe जो है दो वैलेंसी है ना, Fe की दो वैलेंसी होती है, एक होती है +2, एक होती है +3। ये दोनों फॉर्मेट में दिखता है ऑक्साइड के रूप। द मेटल आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब ये देखो आगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की बात बताता हूँ कि आयरन मेटल जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग हीट में भी बर्न नहीं होता, उसको हीट अप करने के लिए आपको स्टीम की जरूरत पड़ती है। The reaction of iron with oxygen takes place less readily than that of zinc, so iron is less reactive than zinc. Please note that though a piece of iron metal does not burn in air, but iron filings, small particles, burn vigorously when sprinkled in the flame of a burner. और रही बात अगला कॉपर मेटल। कॉपर मेटल क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बावजूद एयर में बर्न नहीं होता है। ठीक है, सेम कॉपर का कॉन्सेप्ट भी वही है जैसा आयरन का था। अब बात करते हैं कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या था, ऑक्साइड से, और उसमें हमने बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़े। अब देखते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, अब होता क्या है कि ऑक्सीजन के वाटर के साथ रिएक्ट करके भी कई बार या तो वो अगर नॉर्मल वाटर हुआ तब तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और अगर स्टीम हुई तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर देन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो ये देखो कि पोटेशियम को जब हमने H2O से रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, जो कि ठंडा पानी था, ठंडे पानी के बावजूद वो रिएक्शन कर गया पोटेशियम, और उसने क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। नेक्स्ट आता है सोडियम। सोडियम भी सेम चीज है, ठंडा पानी होगा तो भी वो रिएक्ट कर जाएगा, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो फिर आता है रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर कैन बी स्टडीड एज फॉलोज। यहाँ पे कि वी कट अ स्मॉल पीसेस ऑफ सोडियम मेटल केयरफुली एंड ड्राई इट यूजिंग अ बाय using a filter paper. This piece of sodium metal is placed in water filled in a glass drum. We will find that the piece of sodium metal starts moving in water, making a hissing sound and reacts with water, causing little explosions. ठीक है, यही तो रीजन है कि उसको है ना बाहर कहीं नहीं रखा जाता, उसको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। फिर क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम की क्या खास बात है, तो कैल्शियम भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है कोल्ड में रह के भी। लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कुछ मेटल अब ऐसे आने लगेंगे जो कि है ना कह रहे आपके कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं करेंगे, उनके लिए फिर पानी को गर्म करना जरूरी पड़ जाएगा। तो अब जैसे एग्जाम्पल पहला आ रहा है हमारा मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल जो है वो कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता,
उसके लिए हॉट करना पड़ता है वाटर को। उसी तरीके से एल्यूमिनियम भी कोल्ड में नहीं करता, उसको उसको तो उल्टा और क्या करना पड़ता है, है ना, कह रहे स्टीम करना पड़ता है। ठीक है, है ना, कह रहे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ either कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, दे रिएक्ट विथ स्टीम। तो इसका मतलब मैंने सही बोला था उस वक्त। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीन ऐसे एक्सेप्शन है जो हॉट वाटर होगा तो भी रिएक्ट नहीं करेंगे, मैग्नीशियम तो फिर भी कर जाएगा हॉट वाटर में भी और स्टीम में भी, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन नहीं करेंगे। इनके लिए तो स्पेशली स्टीम करना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। फिर और क्या क्या आता है, फिर उसके बाद जिंक को देख रहे हैं, तो देखो आयरन को देख रहे हैं, रेड हॉट आयरन लिखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद देखो इन्होंने एक रिएक्शन की, ये एक्सपेरिमेंट आपके बार बार आता है। ठीक है, ये शायद पिछली बार भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, वही जो अभी अपन ने ऊपर जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी ना, वो सारे, वो उन सब का एक्सपेरिमेंट सेटअप ये है। इसी तरीके से किया जाता है कि एक ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि इस, क्यों ऐसा, ये क्यों रखा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पानी जो सोखा हुआ है जो इसके अंदर होता है, वही पानी स्टीम बन के निकलता होगा। ठीक है, फिर मेटल सैंपल होता है यहाँ पे, ये बर्नर से इनको हीट कर रहे हैं। ठीक है, यही वो मैग्नीशियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन कुछ भी हो सकता है। फिर कॉक यहाँ पे ये जो है बॉयलर की तरह, बॉइलिंग ट्यूब की तरह काम कर रही है ये, है ना, ये जो ट्यूब है। और उसके बाद यहाँ पे ये डिलीवरिंग ट्यूब है, यहाँ से ये जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे गैस कौन सी रिलीज हो रही है, क्योंकि नोट करो सब में हमने देखा हाइड्रोजन आती है। तो ये एक सेटअप केवल ये बताता है हमें कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो समझ जाएंगे कि रिएक्शन हुआ है यहाँ पे अंदर साइड। ठीक है, अंदर स्टीम और वाटर या और उसके साथ रिएक्शन हुआ है मेटल के साथ, तभी हाइड्रोजन रिलीज हुई है। और अगर बबल्स नहीं आए, कुछ नहीं आया, तो समझ जाएंगे कि ये मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है। What happens when metals react with water? We have taken samples of sodium, calcium, magnesium, aluminium, and gold. Put the small piece of samples in beaker half filled with water. We can see that the sodium reacts vigorously with water. The reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. Magnesium does not react with cold water. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. Aluminium did not react either with cold or hot water, but it reacts with steam to form metal oxide and hydrogen. Gold does not react at all with water or steam. Thus,
We can conclude from the observations that different metals show different reactivity towards water. Metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas, and some don't react at all, like gold. अब बात करते हैं हम कि किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या होगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अब क्या है कि किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो क्या होगा। तो मेटल जो है यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। नॉर्मली क्या होता है, मेटल क्या करते हैं कि कोई भी एसिड है जैसे HCl है और यहाँ पे मान के चलो Na है, तो वो क्या करेगा, HCl से H को हटा देगा, डिस्प्लेस HCl मतलब हाइड्रोजन, तो H को हटा देगा और Cl को अपने साथ जोड़ लेगा, तो Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। ये देखो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने लिखा था कि मेटल जो है यूजुअली क्या करता है, H को डिस्प्लेस कर देता है और खुद मेटल सॉल्ट बना देता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अब डाइल्यूट वर्ड आ रहा है यहाँ पे, और ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों वर्ड मैं वहाँ पे एसिड बेस में सॉल्व कर सकता, मैं आप तुम्हें बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। डाइल्यूट का मीनिंग होता है कि जब आप है ना कह रहे एसिड के साथ एक सफिशिएंट रेशियो में वाटर ऐड करें, यहाँ पे वाटर का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो वो डाइल्यूट कहलाता है। और इसी की जगह अगर आप प्योर एसिड यूज कर रहे हैं और वाटर का अमाउंट बहुत कम है, मतलब बहुत कम, तो फिर वो कंसंट्रेटेड कहलाता है, उसमें एसिड ज्यादा होता है, हार्ड, है ना। तो अब क्या करना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी रिएक्शंस होती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, अब एक्सेप्शन कहते हैं ना हर जगह, तो यहाँ पे देखो डाइल्यूट HCl के साथ कॉपर का रिएक्शन होता ही नहीं है। Copper does not react with dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid at all. This shows that copper is even less reactive than iron. इससे पता चलता है कि कॉपर जो है वो आयरन से भी लेस रिएक्टिव है। और यही रीजन है कि फिर हमने ये जब ऐसी एक्टिविटीज देखी, ऐसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए साइंटिस्ट लोगों ने, केमिस्ट लोगों ने, तब इनको पता चला कि एक रिएक्टिविटी सीरीज तो बननी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा रिएक्टिव है और कितनी कम। तो इस हिसाब से फिर इन्होंने क्या किया, एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जस्ट नेक्स्ट पेज पे आने वाली है, ये देखो। तो अपन उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, शायद कुछ और इम्पोर्टेंट अपन को थ्योरी में मिल जाए तो, क्योंकि आपको पता ही है थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, अपन वैसे इनको ध्यान नहीं देते। तो वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ सम मेटल्स विद अ डाइल्यूट एसिड। तो इसीलिए फिर इन्होंने इस पूरे में क्या किया, हर एक मेटल के साथ कुछ नॉन मेटल और बहुत सारे मेटल्स के साथ, सीरीज ऑफ मेटल्स के साथ इन्होंने क्या किया, रिएक्शंस की और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इन्हें धीरे धीरे डिस्कस करते हुए पता चला कि सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम जैसे एलिमेंट जो है वो तो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, इवन डाइल्यूट एसिड से भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर और बाकी जो मेटल थे वो डिस्प्लेस कर रहे थे डाइल्यूट को, और फिर है ना कि मतलब डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद सॉल्ट बना रहे थे, ठीक है। और कॉपर और सिल्वर जो थे वो है ना कह रहे थोड़े लेस रिएक्टिव हो रहे थे हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हो रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट देखने को मिले। all the metals which are above hydrogen in activity series displace hydrogen from dilute acid, फिर metals react with dilute sulfuric acid to give metal sulfates and hydrogen gas। ऐसे बहुत सारी चीजें जब इन्होंने जानी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन इन सोडियम मैग्नीशियम के साथ, तो नंबर्स ऑफ रिएक्शंस उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाई। ये रही Na के साथ, ये देखो ये बना, ठीक है। फिर ऐसे करते करते कॉपर ये नहीं हुआ इसके साथ, इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस हुई। तो पता चला कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एसिड में तो नाइट्रिक भी आता है एंड HNO3, देन हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व। तो इन्होंने एक और चीज नोट की, जैसे जब इन्होंने नाइट्रिक एसिड यूज किया
तो कुछ एलिमेंट तो ऐसे थे जो होकर जिन्होंने है ना कि हाइड्रोजन इवॉल्व कर दिया गैस, लेकिन कुछ ने नहीं किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि as soon as hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water. ठीक है, so in the reactions of metals with dilute nitric acid, no hydrogen gas is evolved. Now when nitric acid oxidizes hydrogen to water, then nitric acid itself is reduced to any of the nitrogen oxides, जिसको हम डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, मतलब NO N2O या NO और NO2 ऐसा कुछ भी बन जाता था। ठीक है, तो ये उन्होंने देखा। फिर इन्होंने क्या देखा कि वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना हर जगह एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस ये सारे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे मेटल्स ने तो हाथ छोड़ दिए कि भाई नहीं नहीं, हम तो है ना कह रहे नाइट्रिक एसिड के साथ तो रिएक्शन करके नहीं बनाएंगे, वैसे वैसे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दो ऐसे निकल के आए, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जिन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम रिएक्शन करते हैं। तो उन्होंने फिर रिएक्शन की और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व की। ठीक है, अब बात आती है एक्वारेजिया। अब ये क्या चीज थी और ये क्यों बनाया गया? तो ये तुम है ना ये याद रखना, ये एसिड बेस्ड चैप्टर से भी बन सकता है और इससे भी बन सकता है, मेटल नॉन मेटल, ये कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि ये है तो बेसिक केमिस्ट्री। जब टॉपिक आता है ना तो समझ जाओ कोई भी चैप्टर से उठ सकता है, क्योंकि सब चैप्टरों में कुछ कुछ चीजें तो वैसे भी सेम ही होती है। ये मेटल की रिएक्शन वगैरह वहां पे भी थी, एसिड बेस में भी, है ना। तो एक्वारेजिया क्या होता है, मैं आपको डिस्कस, आपको फुल मार्क्स आपके पास हो गया, आप उसमें भी पढ़ सकते हो इसकी। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। और ये कहाँ यूज होता है कि नॉर्मली आप है ना कि जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं वो सोने को पिघलाने के लिए इसका यूज करते हैं। जब कभी भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना हो, जो कि है ना कि एक नॉर्मल एसिड भी जो जिस चीज को नहीं है ना कि कर सकता है, उसके लिए हमें एक हार्ड एसिड बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर लेते हैं, वो भी किसका, 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 1:3 के रेशियो में HNO, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl लेके हम क्या करते हैं, एक्वारेजिया तैयार करते हैं। और ये हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ठीक है, aquaregia can dissolve all metals. For example, aquaregia can dissolve even gold and platinum metals also. ठीक है, तो सोच लो, तो ये चीज है। ओके, अब देखते हैं हम वो रिएक्टिविटी सीरीज जो मैं आपको बता रहा था, ये रहा। तो उस पूरे है ना एक्सपेरिमेंट को करने के बाद एक अरेंजमेंट बनाया गया। अरेंजमेंट क्या, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स फॉर, और क्या बोल सकते हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इससे मैंने आपको एनाकेरे एसिड बेस में बताया है, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी वो फोटो डाल रखी है इसकी कि किसको लर्न करने का तरीका क्या है, तो आप वहाँ देख सकते हो जाके। ठीक है, धीरज सर बालाजी क्लासेस के नाम से ही है वो चैनल इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो उसमें ये क्या है, ये पूरा आपको मिल जाएगा, जिसमें हाई ऊपर सबसे वाले हाईली रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वो लेस रिएक्टिव होते जाएंगे, और सबसे नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब ये आपको फ्री स्टेट में भी मिल जाएंगे बिना रिएक्ट हुए हुए किसी पे। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट में ऐसे फ्रीली भी मिल जाते हैं, जबकि ये रियाना कह रहे अर्थ क्रस्ट में तो यूं भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो आपको किसी न किसी तरीके से किसी के साथ रिएक्ट हुए हुए मिलेंगे। ठीक है, और अब इसका यूटिलाइज कैसे है वो भी मैं आपको एसिड बेस में बता चुका हूँ, तो वहां पे आप इसको देख सकते हो, इसके यहाँ पे अपन इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अपन देखते हैं व्हाई सम metals are more reactive and others less reactive. We have just seen that some metals are more reactive and others are less reactive. Let us now find out the reason for this difference in the chemical reactivities of metals. तो ये जो पढ़ लेते हैं क्या बात है, देखते हैं। When metals react, they lose electrons to form positive ions. Now, if a metal atom can lose electron easily to form positive ion, it will react rapidly with other substances, and hence it will be a reactive metal. सम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों भाई, क्यों है ना कह रहे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज तैयार की गई, जिसमें कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते थे और कुछ लेस रिएक्टिव होते थे। ये कॉन्सेप्ट कैसे बना, ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स हुए जो इतना कह रहे बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते थे, और जो इजीली लूज कर जाते थे वो किसी भी हाल में 1 सेकंड में कैसे भी तरीके से
क्विकली क्या कर जाते थे, रिएक्शन कर जाते थे, तो उनकी रिएक्टिविटी जल्दी हो जाती थी, रिएक्शन जल्दी हो जाता, रैपिडली हो जाता, इसलिए वो है ना कह रहे मोर रिएक्टिव कहलाए। और कुछ ऐसे मेटल होते थे जो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इजी है ना कह रहे लेस रैपिडली है ना लूज कर पाते थे, उनको लूज करने में टाइम लगता था, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हुए, वो फिर लेस रिएक्टिव बन गए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आयरन एटम लूज electrons less readily to form positive ions, so metal iron metal is less reactive, है ना। तो ये चीज ऐसे जानने को मिली कि सोडियम जो है वो इजीली लूज कर लेता है, जबकि वो आयरन जो है मुश्किल से कर पाता है, इसलिए। तो मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो कौन से थे, तो फिर वो अपन ने लिस्ट में देख ही लिए उधर, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, ठीक है। फिर लेस रिएक्टिव तो वो हमने देख लिए, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, जो इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब फिर क्या आता है, अब बात आती है कि अगर यही किसी सॉल्ट के साथ ये रिएक्शन करते हैं मेटल, तो क्या बनाते हैं, तो फिर यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करेंगे, क्योंकि अब की बार इनके पास ऑलरेडी एक सॉल्ट है जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने किसी भी मेटल को सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं कराया, या तो कोई बेस होता था या कोई एसिड होता था या कुछ ना कुछ एलिमेंट होता था। अब आ रहा है हमारे पास क्या, कि एक मेटल है और दूसरा क्या है, खुद एक सॉल्ट है, पहले से बना बनाया सॉल्ट है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है जो आपने पढ़ रखी है फर्स्ट चैप्टर में, कि CuSO4 एक मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट, ब्लू सॉल्यूशन होता है, ये बड़ी नामचीन है रिएक्शन है, ये बहुत फेमस है, ये तुम देख ही चुके हो, ठीक है। बस यहाँ पे Zn नहीं यूज करके हम Fe यूज करते हैं, ये रहा आयरन नेल वाली, याद करो प्रैक्टिकल किया था अपन ने, तो वही है, ये देखो ये रहा, कि जब हमने इसको देखो, इसको जब हमने डाला इसमें, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ऊपर शाइनी स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन नीचे ऐसे खुरदरा दिख रहा है, तो ये क्या हुआ कि इसके ऊपर का जो जितना भी आयरन था वो सारा उसमें चला गया और उसका ब्लू कलर हट गया और चेंज हो गया उसका कलर, ठीक है। तो क्या पता चला कि कोई भी मेटल अगर किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना सॉल्ट बना लेता है और उस मेटल को डिस्प्लेस हटा देता है, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। फिर है ना, तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं आपको। अब जैसे देखो यहाँ पे, चलो एक कुछ सैंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपन देख ही लेते हैं क्या है यहाँ पे। जैसे ये ऊपर वाला देखते हैं, इसमें क्या है कि a solution of CuSO4 are kept in an iron pot. After a few days, the iron pot was found to have a number of holes in it. Write the equation to of the reaction that took place. Explain this reaction in terms of reactivity. देखो आया, किस तरीके से पूछा, समझ में आया थोड़ा तरीका, ये ऐसे तरीके पूछे जाते हैं बोर्ड। आपको ऐसे बच्चों जैसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज योर नेम, कोई ऐसा नहीं पूछेगा, आपको ऐसे घुमा के पूछ लेंगे कि भाई संजू के पापा ने जब है ना रवि को तो है ना कह रहे तुम्हारे साथ देखा, तो वो तीनों को बुलाते वक्त उन्होंने तीनों का नाम लिया, तो उन्होंने है ना कि संजू को बुलाया, रवि को बुलाया, आपको किस नाम से बुलाया। तो देखो अब एक होता है सीधा पूछा व्हाट इज योर नेम, और एक कितना घुमा फिरा के पूछा, तो यही यही है ना कह रहे आगे वाले स्टूडेंट की मेंटालिटी का पता चल जाता है कि उसको सीधे सीधे आंसर देने ही आते हैं, या फिर वो अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन वो आंसर उसका दे सकता है। दोनों के आंसर सेम ही है, व्हाट इज योर नेम में भी आपका नाम ही आएगा और उसमें भी आपका नाम ही आएगा, लेकिन तरीके अलग अलग। उसी तरीके से यहाँ है, अब सीधा भी बोल सकता था कि कॉपर सल्फेट जो है उसका आयरन के साथ क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन लिख के बताओ, लेकिन नहीं, पहले उसने आयरन पॉट में डाला, फिर कुछ दिन बाद देखा कि उसके अंदर जो होल हो गए, तो बताओ रिएक्शन क्या हुई होगी। तो वही चीज है कि CuSO4 जो है वो Fe के साथ रिएक्शन करता है और इस कारण से FeSO4 बन जाता है। तो हम भी, अब मैंने तुम्हें बताया कि Fe जो है वो आयरन पॉट क्या है, पॉट क्या होता है, घड़ा, तो वो लोहे का बना है, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला था, तो क्या होगा अंदर से वो उसको खोखला करता जाएगा, ठीक है, और सारा का सारा जो आयरन होगा वो सारा का सारा क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा और वो ग्रीनिश सॉल्यूशन तैयार कर देगा, और कॉपर मेटल जो है वो वहां पे अपने आप को एक लेयर बनाता जाएगा, तो इस कारण से वहां पे छोटे छोटे होल होने लग जाएंगे, ठीक है। तो since the iron metal taking part in this displacement reaction is being taken from the iron pot, so holes are formed at those places in the iron pot from where iron metal has dissolved to form iron second of sulfate, ठीक है।
आयरन सल्फेट। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा बन जाता है, इसको ध्यान से देखना कि आपके पास NaCl सॉल्यूशन है और कॉपर मेटल है, MgCl2 सॉल्यूशन है और एल्यूमिनियम मेटल है, FeSO4 सॉल्यूशन है और सिल्वर मेटल है, और AgNO3 सॉल्यूशन और कॉपर मेटल है। अब आपसे पूछेंगे बताओ चलो इन सब सॉल्यूशन के साथ जो हमने मेटल लिए हैं इनकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी। तो अब याद रखना, अब प्रैक्टिकली पता है क्या करते हैं लोग, स्टूडेंट्स को अगर बता रखा है जुगाड़ की तरीके से कि भाई रिएक्शन कैसे करवानी है, तो वो रिएक्शन करवाने में ही लगे रहते हैं। वो जिनका सारा लगभग सब कुछ बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, वो आधे बेसिक्स में है ना अपने आप को सॉल्व करने लग जाएगा। अब मेट NaCl है और कॉपर है, तो वो क्या करेगा, NaCl प्लस कॉपर, तो वो CuCl2 प्लस Na बना देगा। जबकि वो ये नहीं देखेगा कि Na जो है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज अगर पड़ी होगी तो आपको दिमाग दौड़ेगा कि NaCl ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्ट है जो कि सोडियम का सॉल्ट है, और सोडियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कॉपर उसको खींच के अलग भी करेगा ना तो वापस जाके चिपक जाएगा। तो जब ये दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले, क्योंकि Na इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो वापस रिएक्ट कर जाएगा हाथ हाथ, तो है ना कॉपर जो है उसको वापस डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा कभी। और जब डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसलिए नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर। इसी तरीके से Mg और एल्यूमिनियम की बात करें तो Mg जो है वो एल्यूमिनियम मेटल इज लेस रिएक्टिव देन Mg। ठीक है, तो Mg क्या हुआ, ज्यादा हुआ मेटल है ना एल्यूमिनियम से, तो इसलिए वो भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर इधर साइड Fe और सिल्वर की बात करें तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है ना सिल्वर से, तो ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ देखो Ag जो है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए कॉपर जाके उसको डिस्प्लेस कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब यही चीज सब आगे टेबल के फॉर्मेट में भी पूछ लेते हैं ये लोग। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब जैसे ये पूछ लिया मेटल ऑक्साइड दे दिए, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब पूछ लिया जिंक मैग्नीशियम और कॉपर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये रहा कि अगर जिंक ऑक्साइड है और उसको जिंक के साथ रखोगे तो ऑब्वियस है सेम ही तो है, कुछ रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन मैग्नीशियम में रखोगे तो डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर के साथ रखोगे तो कुछ नहीं होगा। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक के साथ कुछ नहीं करेगा, मैग्नीशियम के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकता, कॉपर के साथ तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक और कॉपर के कंपेरेटिवली भी। फिर कॉपर ऑक्साइड है तो वो जिंक को भी डिस्प्ले है ना कि जिंक भी कॉपर ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम भी कॉपर को है ना डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर खुद क्या करेगा, वो तो ऑलरेडी बना हुआ ही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं टेबल बनाने के हिसाब से, ऐसे ABC करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये थोड़ा सा करते हैं, केवल मैं 5 10 मिनट और लूंगा, उसके बाद ये अपन यहाँ पे आज एंड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसे होती है, तो ये अपन वैसे देख भी चुके हैं, और फिर भी आगे कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूँ। क्लोरीन जो होता है, मेटल क्लोराइड्स जो होते हैं ना, वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉर्मली देखें तो बाकी मेटल ऑक्साइड्स या कुछ होंगे वो उड़ सकते हैं, वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, जो कहीं पे पड़ा हो, जैसे कैम्फर है वो वॉलेटाइल सब्सटेंस है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है कैम्फर कपूर, जो कि मतलब क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाता है, गैस बन जाता है ना। तो यही चीज यहाँ पे है कि मेटल क्लोराइड्स जो होते हैं ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं, ये उड़ते नहीं है, ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है, तो ये इजीली टिके रह सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम और है ना कैल्शियम देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम बन गया NaCl, Ca बन गया CaCl2। ठीक है, ऐसे करके ये सारे रिएक्शन कर रहे हैं, इजीली कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अभी ऐसा आया नहीं कि जो एक्सेप्शन की बात की जाए, लेकिन अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन एक और चीज बता दी जाए कि आयोनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट आता है, जो हम आगे इसमें देखेंगे, आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक क्या होते हैं, जो आयंस बना के जुड़ते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और कोवैलेंट क्या होते हैं, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के शेयर करके करते हैं। नॉन मेटल्स में ज्यादातर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा क्या होता है, आयोनिक होता है। याद रखना, मेटल्स और नॉन मेटल्स 99% परसेंटेज चांसेस होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या होता है, आयोनिक होता है।
ठीक है। और नॉन मेटल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कंपाउंड बनते हैं। तो रिएक्शन अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है, तो हाइड्राइड बोलते हैं। अभी तक आपने ऑक्साइड सुन लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने है ना कह रहे क्लोराइड देख लिए। अब बात आती है हाइड्राइड, हाइड्राइड डी ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं कि अगर हम H2 गैस को रिलीज करें सोडियम के साथ तो क्या बना, NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड। इसी तरीके से देखो कैल्शियम का किया तो CaH2, है ना, कैल्शियम हाइड्राइड ऐसे बन जाता